हाँ यस करें स्टार्ट है ना। गुड इवनिंग टू ऑल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कंस्ट्रक्टर चल रहा था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के जो थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो कर लिए। तो मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में आज हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकल चीजें देखेंगे कि क्या वास्तव में आपको कंस्ट्रक्टर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आता है, या अगर कंस्ट्रक्टर रिलेटेड मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, 4-5 लाइन गिवन हो, फिर वहां से मुझे कोई आंसर निकालना हो, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पूरा प्रोग्रामेटिकल है। तो मैं आपको समझा दूं कि मैंने यहाँ पे 2 क्लासेस ली हुई हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेना कि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। कि मेरे पास एक जावा प्रोग्राम है, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं। एक यहाँ पे जो क्लास ली हुई है उसका नाम क्या है, माय क्लास है, ठीक है। और एक हमारी जो है वो मेन क्लास नाम से है, जिसके अंदर मेन मेथड को डिक्लेयर किया हुआ है, दैट मीन्स डिफाइन किया हुआ है। अब थोड़ा समझते हैं कि हमें प्रोग्राम को किस तरह से चलाना है। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेन क्लास ही लोड होगी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, हालांकि मुझे यहां पे प्रोग्राम दिख रहा है और मुझे इसी प्रोग्राम का रिजल्ट निकालना है, बट जो जितने भी यहां पे देखा जाए तो यहां पे जो ये माय क्लास है ये है कंस्ट्रक्टर। ये क्या बना हुआ है आपका, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, क्योंकि क्लास के नाम से क्या बनता है आपका, कंस्ट्रक्टर बनता है। तो क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा तो क्लास का नाम क्या है आपका, माय क्लास। तो माय क्लास नाम से क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पे ये की हुई है उसकी ओवरलोडिंग। यहां पे क्या की हुई है, यहां पे ओवरलोडिंग की हुई है, मतलब कोड देखते आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। और ये है हमारे पास एक मेथड, ये क्या है हमारे पास एक मेथड दिया हुआ है, मतलब क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हैं और एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है। चलिए अब यहां पे अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया। तो जब मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूंगा तो मैंने यहां पे सबसे पहले किसको कॉल किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, जो जीरो पैरामीटराइज होते हैं। तो जीरो पैरामीटराइज है या नहीं है ये, अरे जीरो पैरामीटराइज है यानी दैट मींस ये डिफॉल्ट का रोल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा दैट मींस कंट्रोल यहां पे आएगा। कंट्रोल यहां पे आएगा तो ये मेरे पास एक वेरिएबल है, यहां पे कौन सा वेरिएबल बना हुआ है, वैल्यू नाम का। तो ये जो वैल्यू नाम का बना हुआ है इसको मेमोरी इनिशियलाइज होगी, किस वेरिएबल को, वैल्यू नाम को। किस, सपोज इसका एड्रेस मैंने क्या मान लिया, 500 मान लिया। कौन सा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ओबीजे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे कितनी वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, 10। दैट मींस इससे वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी, 10। तो अब वापस से कंट्रोल यहीं चला जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको प्रोग्राम को पूरा पढ़ने लग जाऊं, रिजल्ट निकालने जाऊं, क्योंकि हमारा हमेशा जब भी कॉलिंग होती है कंट्रोल वहीं रिटर्न होता है जहां पे उसकी कॉलिंग होती है। तो अब वापस से फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन यहां पे हमने क्या यूज किया, पैरामीटराइज। ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है, इसमें जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 20 वैल्यू पास करेंगे। तो ये 20 वैल्यू कहां पे पास हो जाएगी, यहां पे। लेकिन उससे पहले वापस से एक यहां पे मेमोरी इनिशियलाइज होगी, किसको, वैल्यू को। क्योंकि मैंने कहा था जितने भी यहां पे डायनेमिक वेरिएबल्स होंगे या डायनेमिक जो डेटा मेंबर्स होते हैं क्लासेस के, उनकी जो मेमोरी इनिशियलाइज होती है वो एज पर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होते हैं। दैट मीन जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार उसको क्या मिलेगी, मेमोरी मिलेगी। तो इसको दोबारा मेमोरी में समझ रहा हूं कि इसको कौन सा एड्रेस पे मिल गई, 700 पे। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो यहां से 20 आया, तो इसको 20 मिला, तो इसको भी कितना मिल गया, 20। दैट मीन्स ये कितने से इनिशियलाइज करा गया है, 20 से। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा स्पेसिफिक वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए काम में लिया जा रहा है। तो इसने इसको कितने से इनिशियलाइज कर दिया, 20 से। सारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, वापस कंट्रोल इस जगह आ जाता है। अब उसके बाद पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ ध्यान देना, पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ अब इस मेथड पे दोनों ऑब्जेक्टों का अधिकार है, यानी इसको आप ऑब्जेक्ट 1 से भी कॉल कर सकते हो और ऑब्जेक्ट 2 से भी कॉल कर सकते हो।
यानी ये मेथड दोनों से कॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये उसी क्लास के अंदर है जिस क्लास का नाम माय क्लास है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है वो obj1 और obj2 बना है। अब आपने क्या किया, obj1 के साथ डिस्प्ले को कॉल किया तो कंट्रोल यहां पे गया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर वैल्यू के अंदर वैल्यू। तो सर पहले ऑब्जेक्ट ने क्या इनिशियलाइज करके दिया 10, तो रिजल्ट क्या आएगा यहां पे, दैट मींस वो पहले किसको डिस्प्ले करेगा, 10 को डिस्प्ले करेगा। फिर वापस कंट्रोल गया, फिर ऑब्जेक्ट 2 के साथ फिर डिस्प्ले को कॉल किया, ये वैल्यू, इस वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, इस वाली वेरिएबल की। तो जब ये कॉल होगा तो यानी अब ये किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं, 2 के साथ, और 2 वाले ऑब्जेक्ट ने वैल्यू को कितने से इनिशियलाइज किया है, 20 से इनिशियलाइज किया है, तो यानी ये बाद में क्या डिस्प्ले करेगा, 20 डिस्प्ले करेगा। तो रिजल्ट की अगर फ्रीक्वेंसी देखूं तो वैल्यू 10 और वैल्यू 20 आएगा। तो इस तरह से ये इंप्लीमेंट हुआ है, तो वैल्यू 10 और वैल्यू 20, तो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। तो बताइए कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से सिक्वेंसली चले अपन, जैसे कोड का फ्लो होता है ना, उसी फ्लो से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, और यही फ्लो रखना है। ऐसा नहीं कि आगे अच्छा यहां पे कर लिया डिस्प्ले है तो 10-10, कभी भी कंफ्यूज ना हो, ना 10-10 आएगा ना 20-20 आएगा। कब आता 10-10 और 20-20? अगर स्टैटिक का कोई कॉन्सेप्ट होता, ठीक है, या ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2 के साथ उसको रीइनिशियलाइज किया गया होता, तो वो हमेशा उसकी लास्ट वैल्यू को पकड़ता। समझ रहे? तो इस तरह के मैंने एग्जांपल आपको क्लास में भी कराए, तो इन चीजों पे हमें फोकस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंस्ट्रक्टर इन जावा करेक्ट। मतलब हमें सही बात बतानी है। तो कंस्ट्रक्टर के लेके बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, मैं पहले से ही बता चुका हूं लास्ट एमसीक्यू क्लास में। कंस्ट्रक्टर मस्ट ऑलवेज हैव अ रिटर्न टाइप। क्या कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता है? कभी नहीं होता। तो ये क्या बात सही है क्या? जी बिल्कुल। यहां पे ये बात कैसी इनकरेक्ट, मतलब हम इसकी क्या बात करेंगे, फोल्स की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, बल्कि कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हो। तो ये बात भी कैसी है अपनी, फोल्स है। कंस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बिल्कुल, अगर यहां पे इसकी बात को मैं समझूं कि मेरे पास कोई क्लास है सपोज एक्स, और इसका मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कौन कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो आपका इनिशियलाइज होता है वो किसके द्वारा होता है, इनिशियलाइज बाय कंस्ट्रक्टर। तो इसको कंस्ट्रक्टर से ही इनिशियलाइज किया जाएगा। तो यानी मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, सपोज आर इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ एक्स, तो यानी जैसे ये कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर हमेशा कैसे कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और सर रन टाइम पे कॉल होगा। कब होगा, रन टाइम पे। और जैसे ही कॉल होगा ये इसको क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। और इसको कॉल कौन कर रहा है, न्यू। इसको कॉल कौन कर रहा है, न्यू कर रहा है। तो यानी ये बात हमारी क्या है, सही है। अब नेक्स्ट बात की बात करें, अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद द सेम पैरामीटर लिस्ट ना। मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन सेम पैरामीटर नहीं हो सकते, बिकॉज ओवरलोडिंग की अगर मैं बात करूंगा तो ओवरलोडिंग में क्या होने चाहिए, डिफरेंट सिग्नेचर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और सिग्नेचर या लिस्ट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं। दैट्स व्हाई ये वाली बात भी क्या हो गई भाई, गलत हो गई। तो सही बात कौन सी हो गई, सी हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। फिर से आपके सामने एक प्रोग्रामेटिकल अप्रोच दी गई है, उस चीज को फिर से पकड़ना है हमें। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, उस जावा का प्रोग्राम है, हमें उसका रिजल्ट निकालना है। तो मेरे पास यहाँ जो क्लासेस हैं, ये दिस वन, द नेम इज टेस्ट एंड मेन क्लास। तो अब देखिए यहां पे क्या हो रखा है, अब यहां पे ऑब्जेक्ट बनाए गए 3। कितने ऑब्जेक्ट यहां पे, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट हैं, नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुए हैं वो कितने हुए, T1, T2, 3। 3 यहां पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुए हैं। चलिए, जब पहला ऑब्जेक्ट, यानी पहला ऑब्जेक्ट कब इनिशियलाइज होगा, जब पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो पहला ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट मींस हमें कहां पे जाना है, ये है हमारा क्या,
कंस्ट्रक्टर, ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब यहां पे काउंट नाम में ऑलरेडी क्या इनिशियलाइज है, 0, जो कि स्टैटिक है, जो कि कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। हालांकि स्टैटिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टैटिक की कुछ चीजें समझ लें। अगर स्टैटिक के 3 ऑब्जेक्ट बने हैं तो इसकी मेमोरी, साहब बातें ना करो प्लीज, इसकी मेमोरी क्या है, फिक्स है। तो इसकी मेमोरी फिक्स है किस वेरिएबल की, काउंट वेरिएबल की। इसको भैया फिक्स मेमोरी एलोकेशन हुआ है। फिक्स का मतलब है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हुआ है। क्या हुआ है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हुआ है। इसको कैसा मेमोरी एलोकेशन हुआ है, ये हमें पहचानना पड़ेगा। मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक हुआ है। अब चाहे 3 बार ऑब्जेक्ट बना हो, इसकी मेमोरी तो फिक्स रहेगी, चाहे 10 बार बनाओ या 3 बार बनाओ। और इसकी वैल्यू जो इनिशियलाइज की हुई है वो कितने से की हुई है, 0 से। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं, जब पहली बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये स्टैटिक को लगा रखा, यहां पे क्या, कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट फिक्स। कैसा लगा हुआ है, पोस्ट फिक्स, मतलब बाद में। कब, बाद में। तो यहां तक तो अगर बात करी जाए तो वैल्यू 0 ही है, यहां तक वैल्यू कैसी है, 0 ही है। लेकिन बाद में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब बाद में इंक्रीमेंट कब होगा, जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में आऊंगा तो काउंट कहेगा रुको कि भैया मुझ में इंक्रीमेंट करने दो, क्योंकि अभी मुझ में 0 है, अब मैं 1 लेके इनिशियलाइज करके डिस्प्ले करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो यानी ये इसको डिस्प्ले क्या करके देगा, G1। तो कहने का मतलब है अगर मैं कंसोल आउटपुट पे जाऊं तो अभी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब कहानी खत्म, पूरा कंट्रोल यहीं पे आ गया। अब दोबारा दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, क्या इनिशियलाइज हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ। अब अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें अब इस स्टैटिक में क्या हो चुका है, 1 हो गया। अरे भाई कट के 1 हो गया, नहीं हो गया, 1 हो गया। अब दोबारा जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर से कंट्रोल यहीं जाएगा, जाएगा कंट्रोल, तो वापस से पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब इसमें ऑलरेडी पहले से क्या है, 1 प्लस में 1 हो जाएगा। तो अब ये क्या डिस्प्ले करेगा, 2। तो मतलब मेमोरी में जो पहले 1 था वो कट के क्या हो गया, 2 हो गया। तो डिस्प्ले भी कितना हो जाएगा, 2। तो यानी अब हमारा आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से कंट्रोल वापस यहीं आ गया। अब जाएंगे हम किस पे, टेस्ट 3 पे वापस से। अब अगर मैं बात करूं तो पहले से कितना है उसमें, 2। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 मतलब 3। तो ये कितने को डिस्प्ले करेगा, 3 को डिस्प्ले करेगा। और यहां मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब मेरे पास जो टेक्निकली जो रिजल्ट आएगा इसके सीक्वेंस से काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, और एक ही लाइन में आएगा। क्योंकि जब मैंने एग्जाम्पल बनाया तो प्रिंट यूज किया है, तो मैंने रिजल्ट भी आपको एक लाइन में दे दिए, यानी काउंट 1, काउंट 2 और काउंट 3। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अच्छा, अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो रिजल्ट क्या होता, 1 1 1 होता। क्या होता, 1 1 1 होता। क्यों, क्योंकि हर बार उसको नई मेमोरी एलोकेशन होता, देन वो हर बार 0 से इनिशियलाइज होता, तो हर बार उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, रिजल्ट क्या आता, 1। then again constructor call, then 1, then again constructor call 1। but this is a static member, that's why memory fix होगी। memory fix है तो इसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो रही है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, सो फिर से हमारे पास एक जावा का प्रोग्राम है, हमें रिजल्ट निकालना है। तो देखिए मेरे पास एक क्लास बनी हुई है, एग्जाम्पल नाम की क्लास बनी हुई है, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूं तो ये है सर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ये भी मेरे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है। तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब हमें कंट्रोल यहीं से चलना है। मैन मेथड जैसे लोड होगा जेवीएम में, ये कहां लोड हो रहा है, जेवीएम में लोड हो रहा है। जैसे जेवीएम में लोड होगा तो जैसे ही मेरा यहां पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब देखिए सर, कंस्ट्रक्टर जब ओवरलोडिंग होती है ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो या मेथड ओवरलोडिंग हो, ओवरलोडिंग के केस में मैं आपको बता दूं, ओवरलोडिंग में जो कॉलिंग होती है ना, कॉलिंग होती है डिपेंड ऑन, वो यहां पे डिपेंड ऑन आर्ग्यूमेंट होती है। कैसे होती है,
आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड होती है, या उनके आर्ग्यूमेंट कह दो या उनकी वैल्यू को कह दो। तो सर यहां पे कंस्ट्रक्टर ये कॉल नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ है, ये वाला कॉल हुआ है। और सर दिस जो कि क्या बताता है, करंट रेफरेंस को, लेकिन ये बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। दैट मींस ये यहां पे इसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास करा हुआ, डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट में भी ये क्या डिस्प्ले कर देगा, बेसिकली हमें डिफॉल्ट कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल है, डिफॉल्ट आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे लिए यहां पे आंसर क्या आएगा, डिफॉल्ट आएगा। क्या दिस से भी कर सकते हो आप। हाँ, जैसे हम स्ट्रिंग जो हम नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप लेते हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करते हैं, दिस बेसिकली यहां पे एक रेफरेंस को होल्ड कर रही है, दैट मींस कंस्ट्रक्टर को होल्ड कर रही है। तो कंस्ट्रक्टर में आप आर्ग्यूमेंट पास ही कर सकते हो, मैंने क्या पास किया, एज अ स्ट्रिंग। तो दिस से आप कर सकते हो, ठीक है। आप डेमोस्ट्रेट करेंगे, रिजल्ट वही आएंगे जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सेस मॉडिफायर। तो टोटल कितने होते हैं, 4 जावा में, ठीक है। जावा में कितने होते हैं, 4। और सी प्लस प्लस में कितने होंगे, 3 होंगे। जावा में तो 4, चौथा कौन सा एक्स्ट्रा है, डिफॉल्ट। लेकिन सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट नहीं होगा। अब कह रहा है कि अलाउस अ मेंबर टू एक्सेसिबल ओनली विद इन इट इज ओवन पैकेज एंड बाय सब क्लास। अब कह रहा है कि साहब ये तो प्रोग्राम बनाया, समझना, मैं प्रोग्राम को समझाऊंगी। ये तो मैंने बनाया पैकेज, ये क्या बना दिया मैंने, पैकेज। डिफॉल्ट पैकेज नहीं, पैकेज बना दिया, समझ रहे? तो ये बना दिया पैकेज जिसका नाम रख दिया मैंने XYZ। मैं किसी भी नाम का पैकेज बना सकता हूं, मैं किसी भी नाम के पैकेज बना सकता हूं। पढ़ाया, पैकेज 2 टाइप के होते हैं, एक पहले से बने हुए पैकेज होते हैं और एक मैंने बना दिया, और मैंने उस पैकेज का नाम क्या रख दिया, XY। अब मैंने इसमें क्लासेस बना दी, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और एक E क्लास। ये सब क्या है, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D कॉमा E आर क्लासेस। ये सब हमारी क्या है, क्लासेस हैं। अब समझो वो क्या कह रहा है कि अगर मैं कौन से मॉडिफायर हो कि वो सिर्फ उसी पैकेज में उसको क्या करे, अलाउ करे, और वो भी उसकी सब क्लासेस की बात कर रहा है। मतलब यहां इन दोनों क्लासेस के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप बना दूं और यहां एक्सटेंड कीवर्ड में लगा दूं और इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप हो जाए, इज अ रिलेशनशिप हो जाए, तो यहां पे कौन से होंगे, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मेंबर यहां पे क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? लास्ट में भी मैंने जब बताया था, मैंने पूरा चार्ट भी बनाया था कि अगर आपका सेम पैकेज हो या अदर पैकेज हो, प्रोटेक्टेड मेंबर तभी अपनी सब क्लास में एक्सेस होते हैं। देखिए सब क्लास की चर्चा हो गई, इसका मतलब इज अ रिलेशनशिप तो है, समझ रहे? तो सब क्लास में देखिए बिगर परमिशन, अब देखिए पब्लिक तो कहीं पर भी कॉल हो सकता है, मतलब दैट मींस कॉल एनीवेयर, कॉल एनीवेयर। तो क्या इसके सब इस कंसर्न में तो बात ही नहीं कर रहा, और वो भी विद इन पैकेज की बात कर रहा, लेकिन ये तो कॉल एनीवेयर एनी पैकेज, कहीं पर भी इसको क्या करा जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। प्राइवेट सर विद इन क्लास, ये तो विद इन ही क्लास बात करता है, क्लास के बाहर बात ही नहीं करता। उसके बाद प्रोटेक्टेड की अगर बारी बात करी जाए तो ये कहता है मैं थोड़ा सिंसियर हूं, मुझे जब भी काम में लो तो मेरे साथ ये रिश्ता बना दो। आ रही है बात समझ में? तो आंसर क्या होगा, सी। डिफॉल्ट होगा नहीं, डिफॉल्ट इन द सेंस अगर कोई भी वेरिएबल एक्स लिखा तो ये जिसके अंदर जिसके पहले कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, मतलब नो मॉडिफायर्स, तो लाइक दिस मैं इसको डिफॉल्ट, एक विद डिफॉल्ट कीवर्ड भी मैं यूज करता हूं। कैसे आएगा, क्या, किसमें, हाँ, हम्म। सर अगर मैंने ना इज अ रिलेशनशिप इंटरफेस के साथ काम में लिया ना, सर इज अ रिलेशनशिप मैटर नहीं करता क्लास के साथ है या इंटरफेस के साथ है। अगर इंटरफेस के साथ आपने काम में लिया और कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया तो आप उसे ओवरराइड नहीं करो, मतलब उसकी जो कॉलिंग इंप्लीमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे आएगा सर, वो आपको स्पेसिफाई थोड़ी कर रहा है, जहां जावा की बात आ रही है।
हाँ सर, वही मैं कह रहा हूं, जब भी हम जावा की बात करते हैं, जावा का जो प्रोग्राम कंप्लीट होता है उसकी ब्लूप्रिंट के साथ, और ब्लूप्रिंट का ब्लूप्रिंट जिसको इंटरफेस कहते हैं, अगर आपके पास इंटरफेस है, समझ रहे हैं, और अगर आपने कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया, दैट मींस पब्लिक, तो आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो इज अ रिलेशनशिप तो काम ही नहीं कर रहा, ना आपके विदन पैकेज काम कर रहा है, ना विदन रिलेशनशिप काम कर रहा है। सर प्रोटेक्टेड होगा, आप सोचना समझना, मैं थोप नहीं रहा, मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, क्योंकि जहां जावा की बात आती है, आप चाहे कितना ही गूगल कर लेना, क्लास और इंटरफेस की चर्चा, क्लास और इंटरफेस पे जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं उनको मध्य नजर रखना पड़ेगा। तो सर अगर आपने डिफॉल्ट की बात कर दी, दैट मींस नो एक्सेस मॉडिफायर। अगर आपका एज ए पेरेंट इंटरफेस है और चाइल्ड क्लास है, how can possible we can implement prototype method in subclass? Not possible without public access modifier. तो सर आपने, ये तो उस केस में सब क्लास ही होगी ना, समझने की कोशिश करो, जहां पे हमने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया कि वो क्लासेस क्लासेस की बात कर रहा है, इंटरफेस इंटरफेस की बात कर रहा है, तो आप उस तरीके से सोचो कि मैं अगर जावा को कंसीडर कर रहा हूं, तो उस पैकेज के अंदर क्लास भी बनती है और इंटरफेस भी बनता है। अगर सोचो मैं कहूं कि ये इंटरफेस है और ये क्या है, आपकी क्लास है, तो ये सब क्लास कहलाएगी नहीं कहलाएगी? अरे हाँ या ना? हाँ कहलाएगी। तो अगर मैंने यहां कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, तो मैं क्या किसी प्रोटोटाइप मेथड को इंप्लीमेंट करूंगा? क्या होगा? क्या नहीं होगा? है लगाने क्या लग गए, इंटरफेस के आगे नहीं, उसके प्रोटोटाइप मेथड को पब्लिक बनाना पड़ेगा, तो वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। मतलब डिफॉल्ट नो मॉडिफायर, अगर मॉडिफायर नहीं है तो। और सर इंटरफेस में तो डिफॉल्ट के साथ तो फिर कहानी बदल जाती है। अगर आप डिफॉल्ट कीवर्ड को जाओगे तो 1.7 वर्जन और 1.8 वर्जन में आप उसकी बॉडी दे सकते हो, पढ़ाया ना मैंने? हाँ करना है ना? तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको इंटरफेस मानूं, तो फिर मैं ये आंसर कैसे दूं बता? मैं तो रिलेशनशिप में, इज अ रिलेशनशिप में इंटरफेस मान रहा हूं बी को। किसकी? डिफॉल्ट की। अगर आपके पास कोई डिफॉल्ट है ना, तो वो अगर विदन पैकेज है और उसमें इज अ रिलेशनशिप बना हुआ है, अगर आप डिफॉल्ट की बात, सर समझे नहीं एक्चुअल में, हमारे पास जो डिफॉल्ट है ना, मैं डिफॉल्ट पता है किसे कहूंगा? डिफॉल्ट दो केस हैं, एक तो जिसके पास एक्सेस मॉडिफायर ही नहीं लगा हो, वो भी डिफॉल्ट केस ही कहलाता है, और एक पे मैंने डिफॉल्ट कीवर्ड लगा दिया। तो किसको? सर डिफॉल्ट कीवर्ड का स्पेसिफिकली यूज 1.7 और 1.8 में बताया गया है। आपने नहीं लगाया, मैंने अपन ने प्रैक्टिकल में नहीं लगाया, लेकिन जब हमने 1.7 और 1.8 वर्जन की बात करी, तो डिफॉल्ट की स्पेसिफिकली यूज की बात करी थी हमने। अगर डिफॉल्ट कीवर्ड में लगा के कोई मेथड नहीं बनाऊंगा, तो मैं उसको डेफिनेशन नहीं दे सकता। कहां पे? इंटरफेस के इस वर्जन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, अगर आप इसको डी आंसर दोगे ना, और मैंने कह दिया कि इंटरफेस के साथ रिलेशन है, तो डी नहीं होगा। और अब ये आपका आरपीएससी में आया हो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, अब रिट किस हिसाब से लगाओगे? तो ऐसे क्वेश्चन ही तो आपको आगे पीछे भटकाते हैं। तो कहने का मतलब है, अपन को क्लास और इंटरफेस को लेके समझना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी बेसिस पे हम किसकी बात करेंगे? प्रोटेक्टेड की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, what is the default access level of a class member if no access modifier is specified? अब आ जाओ, तुम्हारी वाली बात कर रहे हैं अपन। क्या कह रहा है ये? देखो समझो, अब यहां पे कह रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस लेवल ऑफ अ क्लास मेंबर इफ नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड। अगर किसी क्लास में, अगर आपने कोई क्लास ली है सपोज पी, और कोई यहां पे एक्सेस मॉडिफायर ही डिफाइन नहीं की है, तो यहां पे वो कौन से होंगे? सर जावा के बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं, मैं 1000 बार बता चुका हूं, पब्लिक नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट, और इसको इस नाम से भी सवारा गया है। इसको इस नाम से भी हम, मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पैकेज, या हाँ बोलो, बोल भाई।
ठीक है चल। हाँ एग्जैक्टली यार, अब फिर पिछले पे चला गया, उसमें सब क्लास की चर्चा थी ना भाई, फिर देता मैं तेरा डी, फिर मैं आंसर तेरा डी देता। अब मैं इसमें क्यों डी दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे कोई इजर रिलेशनशिप की चर्चा नहीं है, समझ रहे, वो उस पैकेज की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। देखिए सर, एक तो क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये तो क्लास है आपकी, तो क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जिसको आप कैसे डिक्लेयर करो, डिक्लेयर विद प्राइवेट। और अगर कोई पैकेज है और उस पैकेज में अगर कोई मेंबर आपने ऐसे डिक्लेयर किया, तो इस पैकेज की प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन हो गया, एक्स हो गया, समझ रहे, दैट्स व्हाई वी कैन से पैकेज की प्राइवेट प्रॉपर्टी, और आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं हो सकते भैया। और इसका मैंने चार्ट भी बनाया था लास्ट हमारी जो क्लास थी एमसीक्यू की, इससे पहले पूरे एक्सेस मॉडिफायर्स का। अब फिर से आपके पास एक प्रोग्रामेटिकल अप्रोच में क्वेश्चन है, क्या हो सकता है, टेलीग्राम पर रिजल्ट है कल की टेस्ट सीरीज का ऊषा जी। चलिए अब देखते हैं, यहां पे फिर से मैं समझाता हूं। हमारे पास जो क्लास है उसका नाम है यहां पे कैलकुलेटर। कैसी क्लास है, एक कैलकुलेटर क्लास है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, फिर से बता दें हम, ये हमने क्या लिया, कंस्ट्रक्टर ले लिया। और ये ऐड क्या है हमारा, एक मेथड ले लिया, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, मेथड है। अब देखिए, अब हमें पूरी वर्किंग समझनी है, यहीं से शुरुआत करेंगे। सर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, 10 से इनिशियलाइज करा जा रहा है, इसको कितना इनिशियलाइज किया जा रहा है, 10 से। तो ये 10 वैल्यू किसको चली गई, इसको, मतलब मेमोरी में जो इंट नाम का वेरिएबल पड़ा हुआ है, सॉरी यहां पे जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है उसको हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया, अभी 10 से कर दिया। उसके बाद हम वापस यहीं आए, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अरे मास्टर जी सो क्यों रहे हो, स्कूल में ज्यादा ड्यूटी कर ली क्या, झपकियां ले रहा है, ठीक है। अब देखो आप, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, 10 से ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। अब हम यहां पे गए, हमारा मेथड कॉल हुआ जिसमें कौन सी वैल्यू पास करी मैंने, 5। कौन सा मेथड कॉल हुआ है, ऐड। तो ऐड को यहां से क्या मिला, 5। तो अब देखिए ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस में अमाउंट हो गया। तो अब देखिए वैल्यू में कितना पड़ा हुआ है, 10, और इसको कितना मिला, 5। तो वैल्यू में लौट के कितना आया, 15। तो इसमें इनिशियलाइज अभी कितना हो गया, 15, क्योंकि दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जो मेमोरी रीसेट हो जाए, ठीक है। अब हम उसके बाद, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। वापस से कंट्रोल कहां पे गया, यहां पे फिर पहुंचे हम किस पे, डिस्प्ले पे। डिस्प्ले हमारा 0 पैरामीटराइज है, डिस्प्ले में मैं वैल्यू, तो वैल्यू की बात करूंगा तो सर रिजल्ट कितना आएगा, हाँ 15 आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर ऑब्जेक्ट दोबारा रीइनिशियलाइज हो जाता तो इस पूरे क्लास की जो डायनेमिक मेमोरी रीसेट हो जाती, तो सारी वैल्यूज क्या हो जाती, रीसेट हो जाती। लेकिन अभी दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो इस वजह से उसमें क्या सुरक्षित है, 15। तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 15। तो टेक्निकली रिजल्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर मानना इस मेथड को कॉल करने से पहले आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लेते, तो वापस से इसको मेमोरी मिलती, तो मेमोरी मिलती तो ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होता, दैट इज कॉल्ड 0। किससे इनिशियलाइज होता, 0 से। ये अभी भी 0 से इनिशियलाइज था, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर वेरिएबल ने इसको 10 से इनिशियलाइज कर दिया, तो इसकी अभी प्राइमरी वैल्यू क्या हो गई, 10। फिर आपने इस मेथड को कॉल किया, तो इसको कंपाउंड स्टेटमेंट में इसको हमने किससे रीइनिशियलाइज कर दिया, 15 से, तो ये 15 तक आ गया। अगर इस मेथड को कॉल करने से पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रिक्रिएट होता, दैट मींस इसको एक नई वैल्यू मिलती मेमोरी, और इसको जो नई मेमोरी मिलती वो किसने से इनिशियलाइज होती, 0 से होती। और ये वैसे में दैट्स व्हाई रिजल्ट 15 आएगा, ना कि 10 आएगा।
ठीक है भाई, चलिए। Which keyword is used to create instance of a class in Java? Instance of a class in Java is called, उससे क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किस कीवर्ड के द्वारा इनिशियलाइज किया जाएगा? न्यू के द्वारा। तो यहां पे न्यू क्या करेगा? यहां पे किसी भी कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। सपोज ये आपकी क्लास है एक्स, और इसके कंस्ट्रक्टर को ये क्या करेगा? इनिशियलाइज। तो ये क्या कर दिया इसने? इसको इन्वॉक कर दिया, दैट मींस कॉल कर दिया, और ये सब ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा। और ये जो ऑटोमेटिकली होगा, ये सारा प्रोसेस कब होता है? रन टाइम पे होता है। अब हमने कोई इंस्टेंस ले लिया इसका, सपोज आर, जिसको हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया? नल से। अभी नल है, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये एक्स को क्या कर देगा? इनिशियलाइज कर देगा। ये क्या कर देगा? इनिशियलाइज कर देगा। और जैसे ये इनिशियलाइज होगा तो यही हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? न्यू होगा। फिर से आपके पास एक प्रोग्रामेटिकल अप्रोच में है, तो चलिए क्या रिजल्ट हो सकता है हमारे पास? अब आप बताओ, मैं 2 मिनट 5 मिनट आपको समय देता हूं। चलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन आप सोचे और समझे। डन। चलिए मैं समझा देता हूं। देखिए अब अगर अपन बात करें, वापस से समझें, तो हमारे पास एक क्लास ये है, ठीक है? ये हमारी क्लास है, और इस क्लास में सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ये क्या कॉल हुआ? इसका डिफॉल्ट, ये कंस्ट्रक्टर है। और ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये क्रिएट कौन करता है? ऐड कौन करता है? आपका कंपाइलर करता है। ठीक है? कब? एट अ कंपाइल टाइम। कब कर रहा है? ये कंपाइल टाइम पे कर रहा है। अब आगे देखो आप, तो हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे नाम से। अब हमारे पास एक मेथड, देखिए सीक्वेंस यहां से चलेंगे। सेट एक्स, जो कि हमारे पास ये मेथड है, इस मेथड को आर्ग्यूमेंट पास किया। इनको कहते हैं क्या? फॉर्मल। यहां पे क्या कहेंगे? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो वैल्यू भी कैसी होगी? फॉर्मली होगी। तो इसके पास क्या चली गई? 10। इस 10 से ये 10 इसको क्या हो गया? दिस का यूज क्यों किया है? क्योंकि यहां पे कंफ्यूज हो जाते कि कौन तो क्लास का मेंबर है और कौन मेथड का मेंबर है। तो यहां पे करंट रेफरेंस का यूज करके हमने क्या कर दिया? उनको डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसको क्या मिल गया? जो ऊपर क्लास का जो हमारा वेरिएबल है, ये क्लास वेरिएबल है। इस क्लास वेरिएबल को क्या इनिशियलाइज हो गया? 10। क्या इनिशियलाइज हो गया? 10। फिर हमारा यहां पे एक मेथड कॉल हुआ गेट एक्स, यानी हमारा यहां गेट एक्स हुआ। अब मैं आउटपुट यहां पे लिख रहा हूं, तो जैसे गेट एक्स पे कंट्रोल आया तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले हुआ? हाई। क्या डिस्प्ले हुआ? हाई। अब रिटर्न यहां से क्या हुआ? एक्स। दैट मींस क्या रिटर्न हो रहा है? 10। कौन सा 10? मैं पूछना चाहूंगा, ये वाला 10 या ये वाला 10? ये वाला, ये वाला। ये तो विद इन ब्लॉक काम करेगा, आउटसाइड द ब्लॉक काम ही नहीं करेगा। तो ये वाला जो 10 है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी जाती तो ये इनिशियलाइज, ये क्या रिटर्न करता? 0। क्या रिटर्न करता? 0। लेकिन हमने तो ऑलरेडी कर लिया। अब जब हमने इसको कर लिया तो इसने रिटर्न किया 0। तो रिटर्न हमें यहां पे क्या पाया? 0। हमें यहां पे मिला भी क्या? 0। बट यहां रिसीवर नहीं है, सॉरी 0 नहीं 10, माफी चाहूंगा। यहां पे रिटर्न क्या होगा?
10 होगा, रिसीवर नहीं है तो दैट मींस 10 हमारे कंसोल पे डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले कंसोल पे अभी हाई हुआ। अब वापस से हमारे इस लाइन वापस कंट्रोल लौट गया यहीं पे, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट में अब ये हमने एक ऑब्जेक्ट कॉल किया हुआ, कौन सा, एनोमेसिस। अरे इसको एनोमेसिस कहते हैं नहीं कहते हैं, पढ़ाया। अब इसके साथ हमने फिर से किसको कॉल किया, गेट एक्स को, तो कंट्रोल वापस किस पे गया, गेट एक्स पे। तो गेट एक्स से फिर क्या डिस्प्ले हुआ, हाई, रिटर्न क्या हुआ 10, तो 10 कहां आएगा, यहीं पे 10 आएगा। किसको मिलेगा 10, इस प्रिंटलन को मिलेगा। तो यहां पे क्या जाएगा रिजल्ट, हाई हाई 10, हाई हाई 10। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ जी, हाँ हाई हाई जीरो, ये है स्केटिक, तभी ऐसे नहीं कहते राजस्थान के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज। सही कह रहे हैं, जीरो आएगा। क्यों, कहां बना हुआ है, एक्चुअल में रिक्रिएट हो गया ना, एनोमेसिस कॉल हो गया। तो कहने का मतलब इस सारी क्लास के जो मेंबर उनको वापस से मेमोरी रिनिशलाइज हो गई। तो ये खेल इसका खत्म हो गया, जो इसको पहले से वैल्यू इनिशलाइज थी वो वापस से क्या हो गई, जीरो। अब एक्चुअल में एक सिचुएशन क्या है कि अगर जो वैल्यू इनिशलाइज हुई थी ना, देखिए वो वैल्यू इनिशलाइज हुई थी ओबीजे के द्वारा, किसके द्वारा हुई थी, ओबीजे के द्वारा। अब जैसे ये कॉल हुआ फिर से एक्स को मेमोरी मिली और एक्स को क्या मिला, जीरो। अरे आई बात नहीं, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हो रहा है। अरे भाई इसको 10 जो मिला किसकी बदौलत मिला, ऑब्जेक्ट की बदौलत मिला। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ी ना मैं कॉल कर रहा हूं, एनोमेसिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहा हूं। जब एनोमेसिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगा तो इसको अगेन मेमोरी मिलेगी, मेमोरी मिलेगी तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो। अब जब ये कॉल हुआ ही नहीं है, ये कॉल हुआ नहीं है क्योंकि ये कॉल हो चुका था यहां पे और यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आपके एनोमेसिस ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही आपकी मेमोरी रीसेट हो गई। तो रिजल्ट क्या आएगा, हाई हाई जीरो। तो यहां पे इसको जीरो कर लो जी, क्या कर लो जी, जीरो कर लो। तो ये रहेगा, कोई दिक्कत, अरे बढ़िया दिमाग चल रहा है, ठीक है चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के लिए सही बात नहीं है। मतलब हमें यहां पे कौन सी बात ढूंढनी है, इज नॉट ट्रू। मतलब अब देखिए अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है, तो ये गलत बात है सही बात है, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास, you can overload constructors in java, a class can have a only one constructor, क्या क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर होता है क्या, बट माय चॉइस इज वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, दैट मींस वी कैन ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, आंसर डी, वी कैन ओवर द कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो आंसर यहां पे क्या होगा आपका, डी होगा। हाँ ठीक, लास्ट ही था मेरा, मैं उतना ही कराता हूं जितना टाइम होता है मेरा। चलिए ठीक है, तो आज के अपने इतने ही क्वेश्चन थे, कंस्ट्रक्टर हो चुका है। अब नया टॉपिक लिख लीजिए, अब जो नया टॉपिक से हमारे क्वेश्चन होंगे, न्यू टॉपिक जो आपके अपकमिंग क्लास टॉपिक होगा वो होगा आपका हमारा इनहेरिटेंस, और सुपर की भी बात करूंगा, इसमें दिस की भी बात करेंगे हम, इसकी बात करने वाले हम, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एक बार उप्स के कॉन्सेप्ट करा दूं, फिर बेसिक्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पाएंगे, फिर आगे जो फीचर्स हैं जैसे मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग,
इनके क्वेश्चंस करेंगे, फिर एडवांस में घुस जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।